नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है ननंद का सम्मान। आइए सुनते हैं कहानी को। रानी की सास कांता जी ने अपनी बहू रानी से कहा, रानी बेटा, अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी सच्चाई का सिला लोग गलत तरीके से दे। तुमने अभी तक कितना कुछ किया है अपनी माँ और अपनी भाभी के लिए, और अब तो तुम जजगी भी संभालने जा रही हो। मेरी मानो तो बेटा, अब उन्हें अपना काम संभालने दो। आजकल तो हर काम के लिए काम वाली मिल ही जाती है, फिर तुम क्यों परेशान होती हो। रानी बोली, मम्मी जी, वो मेरी माँ का घर है और मेरी भाभी मेरी बहुत तारीफ करती है। वो मुझे अच्छे से समझती भी है। जब मैं उनके साथ अच्छा करने जा रही हूँ तो वो मेरे साथ बुरा क्यों करेगी। मेरा भाई भी मुझे बहुत मानता है। मैं उस घर की राजकुमारी हूँ। मजाल है कि कोई मेरे बारे में कुछ गलत भी सोच ले। बड़े घमंड से रानी ने अपनी सास से कहा। रानी की शादी को 2 साल होने वाले हैं और अब वो जब चाहे अपने मायके पहुँच जाती है। उसकी सास कांता जी कभी भी रोक टोक नहीं करती, मगर वो अनुभवी थी। उन्होंने रानी की भाभी निशा से 1-2 बार बात की तो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। कुछ सोच समझकर ही कांता जी अपनी बहू को सलाह दे रही थी। हालांकि उसकी सास कांता जी ने पूरी कोशिश की कि वो रानी को बचा सके, मगर होनी को कौन टाल सकता है। रानी की माँ सुमन जी अकेली हैं। वो बच्चा और जच्चा का काम कैसे संभालेंगी, यही सोचकर रानी अपने मायके आ गई और आते ही उसने घर का सारा काम संभाल लिया। किसी काम में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। आगे बढ़कर चढ़कर अपनी भाभी निशा के लिए हल्का पौष्टिक खाना बनाती। अजवाइन वाला गर्म पानी, बच्चे की मालिश और रात में जागकर देखभाल करना, कुल मिलाकर उसने अपने भाभी निशा को पूरी तरह आराम देने की कोशिश की थी। साथ में उसने रसोई की पूरी मुस्तैदी संभाल ली थी। जच्चा का खाना अलग बनता था, मगर सारे लोग तो वो खाना नहीं खा सकते थे, इसीलिए उन सब के लिए अलग खाना बनता है। साथ में तरह तरह के पकवान भी भाई और मम्मी पापा के लिए बनाती है। 1.25 महीना बाद जब कार्यक्रम हुआ, सारा कार्यक्रम अच्छे से निपट गया। भाभी निशा ने अपने मायके वालों को अच्छा सामान, साड़ियाँ दी। अपनी बहन को अलग से नेक दिया। भाई को भी कपड़े दिए। खूब अच्छी विदाई की उन लोगों की। पर रानी सोच रही थी कि जब भाभी अपने मायके वालों को इतना कुछ कर सकती है, फिर उन्हें तो पता ही है कि मैं उनके लिए क्या क्या कर रही हूँ। जब मैं ससुराल जाऊँगी तो मुझे यूँ खाली हाथ थोड़े ना भेजेगी। ज़रूर उन्होंने मेरे लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट सोच कर रखा होगा। देखना, अपनी सास को जाकर बताऊँगी कि अच्छाई के बदले सिर्फ अच्छाई ही मिलती है। मन ही मन ये सोचकर रानी इतरा रही थी। 2 दिन बाद जब रानी के जाने का समय आया, उसने माँ से पूछा, माँ, निशा भाभी अभी तक नहीं आई। उसकी माँ ने कहा, बेटा, बहू अपने कमरे में सो रही है। अरे माँ, आपने उन्हें बताया नहीं कि मैं आज जाने वाली हूँ। हाँ बेटा, उसे पता है। शायद बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है। तू तो जानती है ना बेटा, बच्चा रात भर रोता है, उसे सोने नहीं देता। हिचकिचाते हुए माँ ने कहा। रानी बोली, अच्छा माँ, कोई बात नहीं, मैं ही जाकर भाभी से उनके कमरे में मिल आती हूँ। जैसे ही वो कमरे के दरवाजे पर पहुँची, ये क्या निशा, तुमने रानी के लिए साड़ी भी नहीं खरीदी और उसे कोई विदाई भी नहीं दे रही हो। तुमने अपने मायके वालों को भर भर के सामान दिया, ऐसा क्यों? सुनो जी, मेरे मायके वालों ने कपड़े गहने मेरे और बबलू के लिए कितना सामान लाए थे। अगर उनकी विदाई नहीं करती तो आपकी क्या इज्जत रह जाती मेरे मायके में। दीदी ने ऐसा भी क्या कर दिया मेरे साथ। महीने भर से तो वो यहीं पड़ी पड़ी खाती रहती है, और आपकी तनख्वाह भी इतनी कहाँ है। मेरा ऑपरेशन, बच्चे के खर्चे, पूजा और उनके आने की वजह से यहाँ कितना खर्चा बढ़ गया है, और खाने पीने का। अब क्या आपकी बहन पर पूरा घर लुटा दूँ? उनका तो कुछ नहीं, जब चाहे मुंह उठाकर चली आती है। ये कभी नहीं सोचती
कि सामने वाले की परिस्थिति कैसी है, रुपया पैसा घर में है भी या नहीं। जब चाहे बस मुंह उठाए चली आती है। आपको पता है कितना काजू बादाम खत्म हो गया है। घर में दूध भी तो हर रोज़ 2-3 लीटर आ रहा था। अभी मैंने हिसाब किताब देखा तो 2 महीने में आपका बजट पूरा हो चुका है। मुझे तो समझ में नहीं आता कैसे संभालूं रसोई का बजट। अब आप क्या चाहते हैं, बबलू के लिए आया हुआ रुपया सोना चांदी उठाकर उन्हें दे दूं? वैसे भी वो जब देखो आती रहती है, उन्हें और कभी दे देंगे। घर में नहीं है खाने को और भाई को पड़ी है लुटाने को। तुम तो वैसे भी ठन ठन गोपाल हो, क्या करोगे? शादी में पहले ही तुम बहुत खर्चा कर चुके हो, इसीलिए मैं कहती हूँ ज़्यादा मोह में ना पड़ो, दूर का दुआ सलाम रखो। बड़ी बेरुखी से निशा अपने पति से बोली। पति बोला, मगर बहन को अभी खाली हाथ कैसे भेजूं? अरे जैसे हैं वैसे ही भेज दो। हाथ जोड़ते हुए निशा बोली। निशा, तुम ठीक नहीं कर रही हो मेरी बहन के साथ। उसने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। हाँ तो उससे किसने कहा था मेरे लिए कुछ करने को, आगे आगे नाचने को? मैंने तो उसे फ़ोन करके नहीं बुलाया था, वो अपनी मर्जी से आई थी। अपना ससुराल छोड़कर यहाँ बैठी है, कुछ तो शर्म आनी चाहिए। एक बार भी उन्होंने अपने सास ससुर और पति के बारे में नहीं सोचा। दिन भर मायका मायका, इतना मोह भी अच्छा नहीं होता। ऐसे लांछन अपने ऊपर लगाते सुनकर रानी के कानों से खून आने लगा। उसने तो भला करने की सोची थी, मगर ये क्या, भाभी ने उस पर और उसकी मेहनत पर उल्टा कीचड़ उछाल दिया। सासू माँ शायद मुझे यही समझाना चाहती थी कि बिना बुलाए अपने मायके में नहीं जाना चाहिए। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि मैं बिन बुलाए जा रही हूँ, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसीलिए उन्होंने मुझे आगाह किया था, पर मैं ही मूर्ख थी जो समझ नहीं पाई। रानी की आंखों से आंसू आ रहे थे। उसे अब अपनी सास की एक एक बात याद आ रही थी। मम्मी जी ने सही कहा था, उतना ही करो जितना ज़रूरी हो। हद से ज़्यादा किसी के लिए समर्पित होने से तो वो आपको बेवकूफ़ ही समझता है। सोचता है कि ज़रूरी नहीं है कि मुझे उसकी कोई ज़रूरत होगी। अब लगता है हमसे रुपया पैसा लूटेगी, हमारा फ़ायदा उठाएगी। छी, ऐसी गंदी सोच। और मैं बावरी अपने भाई भाभी भतीजे के लिए अपना घर बार छोड़कर यहाँ बैठी हूँ। ये सब सोचकर वो दरवाजे से वापस मुड़ गई और गाड़ी में बैठकर चली गई। माँ पिताजी सारी परिस्थिति से अवगत थे। वे चाहकर भी कुछ ना कर पाए और अपनी बेटी को कुछ नोट मुट्ठी में दबाकर हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा मुझे माफ़ करना। इतना मजबूर तो ऊपर वाला किसी माँ बाप को ना बनाए कि वो अपनी बेटी को इज्जत ना दिला पाए। उनका इतना बोलना था कि रानी ने बोला, ड्राइवर गाड़ी बढ़ा दो। फिर गाड़ी चल पड़ी। रानी की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। उसने बाजार में दुकान पर गाड़ी रोकने को ड्राइवर से कहा और कहा, 2 किलो लड्डू 2 किलो नमकीन लेकर आओ, तब तक मैं साड़ी की दुकान से 2 साड़ी खरीद लाती हूँ। ज़रूरी सामान खरीद कर कुछ ही देर में वो अपने ससुराल पहुँच गई। जैसे ही वो हाल में पहुँची, सास कांता जी उसे देखकर बहुत खुश होते हुए बोली, आ गई बेटा, कैसा रहा कार्यक्रम? उसने बहुत सारा सामान अपनी सास को दिखाते हुए कहा, देखिए माँ जी, मेरी भाभी ने कितना कुछ दिया है और आपके लिए साड़ियाँ भी भिजवाई है। मेरे लिए तो सोने का हार दे रही थी, मैंने वो लेने से मना कर दिया। अच्छा माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। अगर आपको कुछ काम हो तो मुझे बता दीजिएगा। बोलकर रानी वहाँ से चली गई। कांता जी बहुत अनुभवी महिला थी। उन्होंने सारे सामान को देखा तो पास के बाजार का पता देखकर उन्हें समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि बहू ने ये सब खुद ही खरीदा है। उन्हें अच्छी तरह पता था कि आजकल प्रेम भाव, आत्मीयता की कोई कीमत नहीं है। आजकल अपने हो या पराए, यही सोचते हैं। आप उनकी मदद या उनके साथ इसीलिए हैं क्योंकि आपको किसी प्रकार का लालच है, स्वार्थ है। ससुराल आई रानी भाभी के व्यवहार से तो परेशान थी, साथ में उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। माता पिता भाई लाचार कैसे हो गए। बात रुपया पैसा कपड़े की नहीं थी, बात तो सम्मान की थी।
उसने कौन सा अपनी भाभी से करोड़ों रुपए मांग लिए थे जो उन्होंने पल भर में उसे लालची करार कर दिया। ऐसे कई सवाल रानी के मन में उठ रहे थे। उसने मायके जाना बंद कर दिया। हाँ, कभी माँ पिताजी बुलाते तो बस कुछ घंटे रुक कर वापस आ जाती थी, क्योंकि भाभी का व्यवहार तो अभी भी वैसा ही था। उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। उसने आने पर अपने कमरे में बैठ जाती थी और तो और छोटे से भतीजे को भी उससे मिलने नहीं देती थी। वक्त गुजरता गया। माता पिता दोनों का देहांत हो गया। उसके बाद तो रानी का मायका जाना कभी हुआ ही नहीं। रानी के दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ने लगे। एक दिन जब वो बाजार से घर लौट रही थी तो उसका भाई नीरज किसी दुकान वाले से बहस कर रहा था, जिसे सुनकर रानी नीरज के पास आकर बोली, भैया, आप इस शहर में और रुपयों के लिए बहस क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? कोई बात है क्या? मुझे बताओ। अपनी बहन को वहाँ देखकर नीरज अचानक चौंक गया। फिर खुद को संभालते हुए बोला, मैं एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता हूँ। यहाँ पर सामान देने आता था। 6 महीने हो गए। दुकानदार ने सामान का रुपया वापस नहीं किया है। मेरी नौकरी खतरे में है। मालिक ने कहा, अगर आज उसने पैसे नहीं दिए तो तुम्हें कल से काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर भैया, आप तो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, फिर मार्केटिंग कब से करने लगे? उसका भाई बोला, क्या बताऊँ बहन तुझे, तू जैसे ही घर से गई वैसे ही हमारी किस्मत ही रूठ गई। रानी बोली, भैया, ऐसा कुछ नहीं होता और मैं कोई रूठ कर नहीं आई थी। मैं नाराज़ हूँ, बस अपनी किस्मत पर दोष लगाती हूँ कि इतना अच्छा परिवार होने के बावजूद भी मुझे अपने मायके जाने का सुख क्यों नहीं मिलता। मुझे लालची और लूटने वाली करार दिया गया। जहाँ मान सम्मान नहीं, वहाँ जाकर क्या फ़ायदा। इसीलिए माँ बाबूजी के जाने के बाद मैं घर नहीं आई। जब भाभी को मुझसे रिश्ता रखना ही नहीं है तो मैं बार बार जाकर अपनी बेइज्जती क्यों करवाऊँ। मैंने सोचा था कि शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है। माता पिता द्वारा दिया गया सम्मान होता है कि उसे कम से कम मेहमानों की तरह बुलाया तो जाता है, मगर मुझे तो इतना हक भी नहीं कि मेहमानों की तरह आकर मैं 4 दिन अपने मायके में रह सकूं। चलिए, ये सब छोड़िए। आप ये बताइए, आपकी नौकरी को क्या हुआ और आप यहाँ पैसों के लिए क्यों लड़ाई कर रहे हो? रानी ने फिर से गुस्से से पूछा। उसका भाई बोला, रानी, माँ बाबूजी के इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए, जिसके लिए मैंने मकान गिरवी रख दिया था। जब मैं वो पैसे नहीं लुटा पाया तो मकान हाथ से चला गया। हम लोग किराए के मकान में आ गए। यही नहीं, हमारी नौकरी भी चली गई। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, इसीलिए उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल कर उन्हें मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कम तनख्वाह पर रख लिए। फिर मैंने एक मार्केटिंग कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। शहर शहर, गांव गांव जाकर साड़ियाँ सप्लाई करता हूँ। इतना पैसा जुटा पा रहा था कि किराया, राशन और बबलू की स्कूल की फ़ीस निकाल सकूँ। कटौती करने के बावजूद भी महीने के अंत तक कुछ नहीं बचता था। पिछले 6 महीने से यह काम भी घाटे में चल रहा है। उधारी बढ़ गई है, इसीलिए मालिक ने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दे दी है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? कई बार सोचा तुमसे बात करूं, तुम्हें अपनी परेशानी बताऊं। फिर सोचता, जब मैं तुम्हारा साथ खड़ा नहीं रह पाया तो आज अपनी मजबूरी बताकर तुम्हें दुखी क्यों करूं? मैं दोषी हूं तो मुझे उसकी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। वो तो ऊपर वाला मुझे दे ही रहा है। रानी बोली, भैया, फिर वही बात, आपको कोई सज़ा नहीं मिल रही है। आप मेरे साथ चलिए, बोलकर उन्हें अपने घर ले आई और अपने पति को सारी बात बताई। तब सारी बात समझकर उसका पति बोला, भाई साहब, 2-3 जगह मेरी जान पहचान है। मैं वहाँ आपकी नौकरी की बात चला सकता हूँ। आशा है 7-8 दिन के अंदर ही आपको नौकरी मिल जाएगी। रानी बोली, भैया, ये रहे कुछ पैसे और फल, मिठाई बच्चों के लिए। नहीं रानी, मैं तुमसे रुपए नहीं लूँगा। वैसे भी मैं इस लायक नहीं कि तुम्हारी मदद ले सकूं। बोलकर अपना सिर झुका लिया। भैया, आपने होते किस लिए हैं? मुसीबत आए तो भागने के लिए नहीं, बल्कि डटकर सामना करने के लिए। और फिर जब अपने साथ खड़े हों तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी ख़त्म हो जाती है। देखना,
आपके दिन भी फिर अच्छे होंगे। अब तुमने ये कह दिया है तो सब सही होगा, बोलकर नीरज वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद उसे एक नौकरी मिल गई। घर के हालात सुधरने लगे। तब उसने अपनी पत्नी निशा को सारी सच्चाई बताई। सारा सच जानने के बाद निशा बहुत शर्मिंदा थी। उसे अपनी सोच पर बहुत शर्म आ रही थी। उसने जिस ननंद की कभी परवाह नहीं की, कभी सम्मान नहीं दिया। मैंने बुरा भला क्या कुछ नहीं कहा, फिर भी उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसकी इतनी मदद की। निशा नीरज से बोली, सुनिए, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। आज ही हम रानी दीदी के घर जाकर उन्हें यहाँ बुला लाएंगे और मैंने जो भी गलतियाँ की है उनकी माफ़ी भी मांग लूँगी। मुझे पूरा यकीन है कि दीदी मुझे माफ़ कर देंगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, किसको किससे माफ़ी मांगनी है? मुड़कर देखा तो रानी खड़ी थी। दौड़कर निशा उसके पैरों में गिर पड़ी। दीदी, मेरी सच में बहुत बड़ी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो। आपने हमेशा हमारी मदद की, मगर मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दीजिए, बोलकर वो रोने लगी। भाभी, आपको अपनी गलती पर पछतावा है, बस मुझे इस बात की खुशी है। अब वो पुराना वक्त लौट कर तो नहीं आ सकता, मगर मैं उसे बीते वक्त को याद करके आज के पलों को ख़राब नहीं करना चाहती। इसीलिए आप माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। लेकिन अब आप मुझे आपकी सेवा करने से रोक नहीं सकती। अभी जाकर मैं आपके लिए आपके मनपसंद का मूंग दाल का हलवा और प्याज की कचौरी बना कर लाती हूँ। उसके बाद हम शॉपिंग चलेंगे। आपकी पसंद की साड़ियाँ जो खरीदनी है। अरे भाभी, एक साथ इतना सारा प्यार मत लुटाना, नहीं तो कल को मेरे भाई से कहोगी कि ननद घर लूटने आई है। तभी उसकी भाभी बोली, आप पर अपना घर लुटा दूंगी दीदी। निशा अपने कान पकड़ते हुए बोली, दीदी, आप जैसी ननद घर लूटने नहीं, अपनी दुआओं से मायका भरने आती हैं। आज रानी बहुत खुश थी। भले ही थोड़ी देर लगी, मगर आज उसे अपना मायका वापस मिल गया था, वो भी पूरे सम्मान के साथ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।